आप इंडिया की आज ग्लोबल लैंडस्केप में पोजीशन कैसी देखते हो? आर वी रियली अ सुपर पावर, जो हम सुनते रहते हैं अपनी न्यूज़पेपर में, खबरों में कि हम विश्व गुरु हैं, हम सुपर पावर हैं। मोदी गवर्नमेंट पहले टर्म में इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस करती थी, बट सेकंड एंड थर्ड टर्म में इकोनॉमी पे केवल बात होती है, फोकस नहीं। तो हमारे बहुत साइलेंट स्टांस दिख रहा है। आपको लगता है कि एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, या फिर हम एक्चुअल में, जैसा हमने कहा कि हम दोस्त उसे बोलते हैं जहां हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, क्या हम सच में अवेयर हैं कि हम कमज़ोर हैं? अगर अमेरिका के खिलाफ भी हमने ऐसा ही कोई माहौल बनाने की कोशिश की तो उससे हमें कुछ और नहीं मिलेगा बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। चाइना के लिए बड़ा क्लियर है, चाइना इज़ अ लीडर इन दिस। So China is promoting electric vehicles, China is promoting batteries, China is controlling the global market for solar। इस स्पेस में इसका बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना रोल बना लिया और उनकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान इससे आ रहा है। टू आस्क चाइनीज़ कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट हियर रादर देन इम्पोर्टिंग। रशिया इज़ ऑल्सो अ बिग पावर, राइट? एंड अमेरिका भी है। तो क्या आपको लगता है कि बिकॉज यूक्रेन का जो स्टैंड रहा उसकी वजह से अब अमेरिका और रशिया और क्लोज आ गए हैं? नमस्ते, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सके। आप अपनी सपनों की लाइफ, बेस्ट लाइफ जो क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएं। और ये होगा कैसे? बाय टेकिंग द जर्नी विदिन, अपने आप की तरफ वापस लौट आने से, खुद को बेहतर जानने से। आज आप अपनी लाइफ में अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, अपनी पर्सपेक्टिव जिसे नज़रिया कहते हैं वो कैसे बिल्ड करते हैं, आपका दुनिया को लेकर व्यू क्या है, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है वो इसी पर्सपेक्टिव में चलती है। और अगर ये पर्सपेक्टिव एम्पावरिंग और स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस और डिज़ाइन भी वैसा ही होगा। आज इस एपिसोड में हम द जर्नी विदिन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। आज इस एपिसोड में हम इकोनॉमी को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज़ इस्तेमाल की जाती है, जो लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, इस सब के थ्रू आज हम खुद को बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा अलग एपिसोड है, हमारे जो यूजुअली एपिसोड्स होते हैं वो इस वाले टॉपिक को टच नहीं करते हैं। लेकिन मुझे हाल फिलहाल में ये रियलाइजेशन हुआ कि जब हम पॉलिटिक्स या इकोनॉमी को समझते हैं, ग्रोथ को समझते हैं, तो हम एक बेटर डिसीजन मेकर बन पाते हैं। हम अपने करियर के लिए बेटर चॉइसेस कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, एमर्जिंग ऑप्शंस क्या हैं। हम फाइनेंसेस को बेटर समझ पाते हैं, क्योंकि हमें स्टॉक्स की और ये मार्केट ऑपरेट कैसे करता है इसकी बेहतर समझ होती है। हम एक अपना वर्ल्ड व्यू शेप कर पाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि डिफरेंट तरीके के लीडर्स सोचते कैसे हैं और डिफरेंट तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है करंटली जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से जो पॉलिसीज़ में चेंज किया है उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, उसका वर्ल्ड लेवल पर क्या इम्पैक्ट है, बाकी कंट्रीज़ जो हैं, जो एलाइज थी, उनके साथ जो वो अब एक तरह से थ्रेटनिंग बिहेवियर किया जा रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है, जो टैरिफ वॉर शुरू हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है आज के इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशन के लिए हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे हैं। साथ ही ये एक एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी और पॉलिसीज़ पर, और इसके साथ ये एक ऑथर भी हैं। ये हर साल 2 किताबें लिखते हैं और बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इकोनॉमी का, बजट का, पॉलिसीज़ का और इंडिया ग्रोथ स्टोरी का। तो चलिए मिलते हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी से ऑन द जर्नी विदिन पॉडकास्ट। थैंक यू, शुक्रिया शोभा। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतना कामनेस और पीस होता है कि सारी जगह, सारे रूम में उनका ऑरा बिखर जाता है। आई थिंक आपके ऑरा से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। पिछले आधे घंटे से जो हमने टाइम स्पेंड किया है, योर ऑरा हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी सर। I'm so thankful to you. I'm discovering myself with you. सर, आज इस कॉन्वर्सेशन में हम बहुत सारी बात करेंगे इंडिया यूएस के बारे में, यूएस रशिया,
रशिया, यूक्रेन, चाइना का रोल और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ताकि जो व्यूअर है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे बंद जाए, वो ये है कि भाई एक कॉमन मैन को जियो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स में या इकोनॉमी कैसे चलती है, इसको समझने में इंटरेस्ट भी क्यों लेना चाहिए? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी लाइफ तो चल रही है ना, जो मुझे अपना कोर्स पढ़ना है, जो भी अपनी नौकरी करनी है, वो तो चल रही है ना, ये बिना सुने भी। तो मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ? मेरे पास और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट है, मूवी है, नेटफ्लिक्स है। व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी? आई नो थोड़ा सिली सा सवाल है, बट आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन इट। देखिए, जियोपॉलिटिक्स तो और ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पॉलिटिक्स इटसेल्फ, आपकी लोकल पॉलिटिक्स, आपके देश की पॉलिटिक्स, आपके दुनिया की पॉलिटिक्स, ये सभी चीज़ें, पॉलिटिक्स जो है मेरी समझ में ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसका एक बहुत नेसेसरी एसेंशियल पार्ट है। जब से आदमी ने एक सोसाइटी के रूप में साथ रहना शुरू किया, एंड ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10-12 हज़ार साल पहले तक तो सारे जो लोग थे, जो भी उस समय की पॉपुलेशन हुआ करती थी, हंटर गैदरिंग के काम से अपना अपना केवल खाना दिन का इंतज़ाम हो जाए, फूड का इंतज़ाम हो जाए, वही कोई कंसर्न हुआ करती थी। बाकी सब तो नेचुरल प्रोसेस में हो जाती थी। लेकिन जब आदमी सेटल होने लगा, खेती करने लगा, गांव में रहने लगा, फिर शहर बनाए, तो जब साथ रहने लगे और एक से ज़्यादा ग्रुप में बड़े, कुछ 10, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, 1500, लाख, अब तो करोड़ों हो गए, बिलियंस हो गए, राइट। तो जब हम साथ रहते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉमन मैटर्स होते हैं। कुछ तो हमारे व्यक्तिगत होते हैं कि जैसे मुझे, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, ये तो एक पर्सनल फैमिलियल मैटर हुआ। पर उसके अलावा बहुत सारी सड़कें हैं, व्यवसाय है, बिजनेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हैं, खेल रहे हैं, दूसरों को दूसरी ज़मीन पे जा रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं। ये सारी जो कॉमन मैटर्स हैं, उस तक जब डिसीजन करने लगे तो वो कौन करता है डिसीजन? उस डिसीशंस के लिए व्यवस्था बनाई गई कि भाई गवर्नमेंट हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म्स हो जिसमें हम बैठ के तय करें। तो गवर्नमेंट्स बनने लगी, एम्पायर्स बनने लगे, वही पॉलिटिक्स है। अब आज के दिन अगर आप देखिए तो जैसे हिंदुस्तान है, एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, राइट। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या ये सब जो और मंत्रीगण हैं, जो ये कॉमन मैटर्स को, इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स को डिसाइड करते हैं, इनको जनता चुनती है, राइट। और जनता कौन है? वोटर्स हैं, हम लोग हैं, सभी हैं, राइट। तो अब अगर वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि हमारे बिहाफ पे कौन निर्णय करेगा, कौन मसले सुलझाएगा, किस किस्म की पॉलिसी हमारे लिए ठीक है, सबके लिए, ऐसा ना हो कि केवल उसके सामने वाले के लिए ठीक हो, मेरे लिए ठीक ना हो, या मेरे लिए ठीक हो, सामने वाले के लिए ठीक नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था तो ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चल नहीं सकेगी। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आदमी पॉलिटिकल एनिमल है एक तरह से। आप जैसे सोशल एनिमल है, उसी तरह से पॉलिटिकल एनिमल है। तो पॉलिटिक्स तो बड़ा इंग्रेडिएंट है, इंटीग्रल पार्ट है आदमी की पर्सनालिटी का। और वो जिस लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे आपने कहा जियो पॉलिटिक्स, तो जियो पॉलिटिक्स इस कि पूरी जियोलॉजी के लेवल पे, ज्योग्राफी के लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो आज अमेरिका में मान लीजिए कोई डिसीजंस हो रहे हैं, वो हमें अफेक्ट करते हैं। तो हमें अफेक्ट करने के लिए हमें ये भी पता करना ज़रूरी है कि ये मुझे किस तरह से अफेक्ट करेंगे। अगर आप व्यक्ति के लेवल पे देखते हैं तो आई थिंक पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में अवेयरनेस रहनी। कुछ लोग हो सकता है ये सोचें कि भाई ठीक है, ये दूसरा जो तय करना चाहे कर लेगा, मेरा स्पेस, अगर जो मेरा इकोनॉमिक, फैमिली स्पेस है, पर्सनल स्पेस है, अगर उस स्पेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, मैं नहीं अफेक्टेड होता एडवर्सली, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कर लीजिए, आप तय करते रहिए। अब इलेक्शन, आप आज हम गुड़गांव में बैठे हैं, तो गुड़गांव में अभी कुछ समय पहले इलेक्शन हुए मेयर के, और 41% लोगों ने वोट दिया, बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया। हो सकता है बाकी लोगों ने सोचा भाई इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बट ऐसा नहीं है। जो हम, चाहे यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे हरियाणा की गवर्नमेंट हो, चाहे देश की गवर्नमेंट हो, चाहे दुनिया की गवर्नेंस हो, ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके घर में आ जाते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं।
तो बेसिकली हर किसी को पॉलिटिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी खुद की पोजीशन और अपना खुद का कंट्रीब्यूशन को बेहतर समझ पाए, और जिस तरह से जो डिसीजंस हमें अफेक्ट करते हैं, सर, मुझे लगता है पर्सनली पॉलिटिक्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम बेटर डिसीजंस बना पाते हैं। जब हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, पर्सनल डिसीजंस भी बेटर ले पाते हैं अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर। अगर मुझे पता हो कि आज फाइनेंशियल लैंडस्केप में या फिर टेक्नोलॉजी के लैंडस्केप में क्या इमर्जिंग चेंजेस आ रहे हैं, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है कि हाँ, करियर शायद इस दिशा में बनाना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर का यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है। या फिर फाइनेंसेस में कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कौन से स्टॉक्स नीचे जाएंगे, अगर उसकी आपकी समझ है, जो कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से भी काफ़ी आती है कि दो देशों के बीच में किस तरह की बात हो रही है, तो उस सब कॉन्वर्जेशन को हम वहाँ से इवॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझ पाना, एक ऑल राउंडर डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कर पाना। ये सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो जियो पॉलिटिकल है वो एक्चुअली जियो इकोनॉमिक है, बहुत बहुत। और इकोनॉमिक तो हर एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है। जैसे आपने कहा, अब मान लीजिए कुछ हो रहे हैं वहाँ पे, टैरिफ के बारे में डिसीजंस हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं। अब ये टैरिफ हमारे देश के उत्पादन को अफेक्ट करेंगे, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करेंगे। जो लोग भी वो चीज़ें बनाते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी इमिग्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एवरीबडी अल्टीमेटली इज अफेक्टेड। अल्टीमेटली हम सबको समझना चाहिए कि हम चाहे पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, इन्वॉल्व होना चाहें ना इन्वॉल्व होना चाहिए, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो जब हम ये समझ पैदा कर लेते हैं तो एक इंटरेस्ट की दृष्टि से हम देखने लगते हैं। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि अभी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया है, तो उसमें भी शायद कुछ हमें वृद्धि देखने को मिले, वहाँ पे भी शायद हम ज़्यादा जिम्मेदारी से अपनी कंट्रीब्यूशन को काउंट करवाएं। सर, इंडिया की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। आप इंडिया की आज ग्लोबल लैंडस्केप में पोजीशन कैसी देखते हो? आर वी रियली अ सुपर पावर? जो हम सुनते रहते हैं अपने न्यूज़पेपर में, खबरों में, कि हम विश्वगुरु हैं, हम सुपर पावर हैं, क्या हम सच में सुपर पावर हैं? आई थिंक इसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम इस बात को डिफाइन करें कि सुपर पावर है क्या, राइट। सो अगर आप मिलिट्री के टर्म्स पे लें तो सुपर पावर वो होगी जिसके पास बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री पावर हो, जिससे दूसरे देशों की या तो वो रक्षा करता हो या दूसरे देशों को डरा के रखता हो। वो मिलिट्री के रूप में सुपर पावर है, राइट। अब उस पर एक सेंस में आप ले लीजिए, न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास हैं, राइट। या आप इस तरह से लीजिए कि अगर कल लड़ाई हो किसी के साथ, किसी भी किस्म की वॉर हो, तो क्या आप दूसरे को हरा सकते हैं, राइट, या नहीं हरा सकते हैं। या आपके पास अपनी वेपन्स, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप दूसरे पे हावी हो सकते हैं। सो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास हैं न्यूक्लियर वेपन्स, बट और कुछ देश हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमारे से ज़्यादा हैं। उनके पास नई बैलिस्टिक अदर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ कहीं ज़्यादा हैं। हमारे पास चाहे आप एयरक्राफ्ट के रूप में ले लीजिए, एयरप्लेन्स टेक्नोलॉजिकली आप ले लीजिए। तो अगर आप ऑनेस्टली देखें तो मिलिट्री के रूप में आप अच्छी पावर हैं, बट सुपर पावर नहीं है। लेकिन जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो हमारे दोस्त हैं? क्या हम उनके साथ? दैट्स अनदर मैटर कि भाई आप अगर खुद सुपर पावर नहीं हो तो आप किस सुपर पावर से अलाइन करते हैं? आप किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, किसी ग्रुप में नहीं शामिल होते, राइट। उससे आप उस ग्रुप में शेयर्ड सुपर पावर बन सकते हैं, दूसरे ग्रुप से अगर आप हैं ज़्यादा। बट उस हिसाब से भी देखें तो आज की स्थिति है, आज पिछले कुछ सालों में सोवियत यूनियन का काफ़ी ह्रास हो गया है, कमज़ोर हो गया है रिलेटिवली मिलिट्री, बट चाइना इमर्ज हो गया है बहुत बड़े पावर के रूप में, मिलिट्री पावर के रूप में। सो आई डोंट थिंक इस दृष्टिकोण से आप ये कह पाएंगे कि भारत एक सुपर पावर है मिलिट्री। इट्स ए पावर, नॉट सुपर पावर। दूसरे सेंस में जिसमें आप जनरली देखते हैं, लोग ज़्यादा जब बात करते हैं तो वो इस बारे में बात करते हैं कि भाई आप इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हैं, राइट। उसके लिए कुछ मेजरमेंट भी हैं, जैसे एक तरीका भी जीडीपी आपकी कितनी ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी ज़्यादा, उस हिसाब से आप के बारे में ये कहा जा सकता है कि भाई आप इकोनॉमिक सुपर पावर हैं या नहीं हैं। तो अभी देखिए दुनिया में कि टोटल जीडीपी लगभग $105 ट्रिलियन के बराबर होती है।
अमेरिका की $30 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना की 18-19 ट्रिलियन डॉलर है, हम 4 से थोड़े से कम पे हैं, राइट। आप पर कैपिटा पे देखेंगे तो अमेरिका की पॉपुलेशन तो 34-35 करोड़ है, उसकी पर कैपिटा करीब $80,000 पर मंथ आती है। चाइना की $10-12 हज़ार पर मंथ आती है, हमारी अभी हम 2,500-3,000 पे ही हैं, राइट। सो इकोनॉमिकली आप सुपर पावर नहीं कह सकते अपने आप को, बट ये ऐसा नहीं है कि सुपर पावर एक बार कोई है तो वो हमेशा के लिए सुपर पावर रहता है, बदलता रहता है। आज से जैसे मैं शुरू में भी कह रहा था, जब एग्रीकल्चर शुरू हुई तो हमारा जो देश है, आज जिस जगह हम बैठे हैं, इस देश में एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से सबसे सूटेबल कंडीशंस थी। हमारे यहाँ पे अच्छी नदियाँ थी, पानी बहुत आता था, मानसून से भी हमें बेनिफिट मिलता था, एरेबल लैंड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी रिलेटिवली। दुनिया में आज भी हमारे पास अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो बहुत ज़बरदस्त परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एरेबल लैंड है। तो जब कृषि का विकास हुआ और कृषि के साथ हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इन चीज़ों का विकास हुआ, तो उस समय हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉस्परस पावर, उस समय इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा नहीं, इकोनॉमिकली बहुत ज़बरदस्त सुपर प्रॉस्परस कंट्री बन के निकला था। चाइना निकला था, अमेरिका वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जिस सेंस में आज हम बात करते हैं, राइट। लेकिन फिर एक दौर आया जब इंडस्ट्री शुरू हुई, जिन देशों ने इंडस्ट्रियल इनोवेशन किए, नई टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद किया, वो देश जो हैं वो आगे बढ़ गए। हमने उस चीज़ का नहीं किया तो हम थोड़े पिछड़ गए। तो अगर आप 17वीं-18वीं शताब्दी से देखें तो हम पिछड़ गए। हम जो दुनिया के सबसे, कभी लोग सोने की चिड़िया कहते थे, कभी कुछ कहते थे, तो जिस तरह से हम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस थे, लेकिन हम अब उतने प्रॉस्परस नहीं हैं। अब इस समय तो सुपर पावर नहीं, बट ये नहीं कहता कि हम कल नहीं हो सकते, हम परसों नहीं हो सकते। इसमें हमारी कुछ जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ का भी बड़ा असर आता है। अब आज अगर आप इसी बात को, अगर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इसी चीज़ को देखें तो अमेरिका इज़ नॉट ए लीडर इन इट, राइट। अमेरिका सेमीकंडक्टर्स में और इनमें तो लीडर है, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन में लीडर नहीं है। तो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात को समझ सकते हैं कि भाई आप लीडर नहीं है इसमें, तो दूसरा जो कोई लीडर है उसके जगह फंसने की जगह अगर आप दूसरी चीज़ों में करें तो आप करते रहिए। वो दे मे अफोर्ड, आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर, बट चाइना के लिए बड़ा क्लियर है, चाइना इज़ अ लीडर इन दिस। So China is promoting electric vehicles, China is promoting batteries, China is controlling the global market for solar। इस स्पेस में इसका बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना रोल बना लिया और उनकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान इससे आ रहा है। अब इंडिया कहाँ आता है? अब इंडिया, मैं ये नहीं कहता कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कॉन्शियस नहीं है इस बात। हमने भी 500 गीगावाट 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि नेट ज़ीरो 2070 तक हम इसमें पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत बड़ी स्कीम जारी हुई, सोलर बिजली मुफ्त परियोजना, इसमें इस साल 20,000 करोड़ रुपए का उसमें एलोकेशन किया है। हमारी सरकार ये चाहती है कि तकरीबन 1 करोड़ घरों में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल्स लग के सोलर से बिजली पैदा होनी चाहिए। तो ऐसा कहना तो अनुचित होगा कि हम उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है और हम उसको नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, हम डोनाल्ड ट्रंप नहीं हैं कि इसके विरोध में हैं और इसको होक्स कह रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा ये जो एक लिमिटेशन है कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतना क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, तो हम अपने बलबूते पे सब चीज़ को ईजाद करके, आविष्कार करके हम ये नहीं अचीव कर सकते। मेरी अपनी मान्यता ये है कि इसमें हमें चाइना के साथ बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, जबकि हमने पॉलिसी के रूप में अभी ये कर रखा है कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इस देश में नहीं करने देंगे, राइट। तो बड़ी catch-22 टाइप की सिचुएशन हो जाती है कि इस स्पेस में सबसे ज़्यादा नॉलेज उनको है। हमने कोशिश किया है बैटरीज़ की एक PLI लेके आए, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट लेने लगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके आगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं टेक्नोलॉजी।
अब वो करें कैसे? बैटरीज बनाने, रिलायंस जैसी कंपनी ने कमिट किया, लेकिन उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है अभी तक बैटरीज बनाने के काम में, राइट? गीगा फैक्ट्रीज लगाने की बात हुई थी इसमें। तो आप अगर ऐसे मसले नहीं तय कर पाएंगे कि आपकी अगर लिमिटेशन है कि आप इस स्पेस में खुद के आविष्कार से, खुद के इनोवेशन से, खुद के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आपको लर्न टू डू बिजनेस विद समवन। आप कभी सोचिए कि 70s में जो चाइना था, मैं कोई चाइना का फ़ैन नहीं हूँ बाय द वे, बट मैं रियलिस्ट हूँ कि रियलिस्ट जो होता है वो ये होता है कि वो रिकग्नाइज करता है कि क्या है, किसके पास कैपेबिलिटी है, राइट? सो 70s में, लेट 70s में, डेंग के टाइम में, जब ये वहाँ पे चाइना का खुलना शुरू हुआ, आई थिंक दे रिकग्नाइज कि हमने 30-40 साल में, मतलब चाइना ने 30-40 साल में माओ के टाइम से 1945 कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई, उन पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट रिज़ल्ट ये था कि 1980 में चाइना के पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना चाइना के पास कैपिटल थी, ना चाइना के पास स्किल थी, और एज ए रिजल्ट इन द इकोनॉमिक स्पेस चाइना वाज सो पुअर, बट दे रिकग्नाइज दिस। उन्होंने कहा हमारे पास क्या है? उन्होंने देखा हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास ज़मीन है और हमारे पास लेबर है, राइट? ये दो चीज़ें हैं, और हमारी लेबर ऐसी जो डिसिप्लिन है, क्योंकि मिलिट्री एक रेजिमेंटेड तरीके से रहने वाली देश है चाइना, कि भाई इसको अगर आप इस काम में लगा दो तो ये कर लेंगे, राइट? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अमेरिका से सीखना शुरू किया, वहाँ की टेक्नोलॉजी लाए, वहाँ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, वहाँ की सारी चीज़ें करने के बाद और अपना वहाँ पे SEZ और इन सब चीज़ों से इस्टेब्लिश किया। अगले 20-30 साल में उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझ का उन्हीं से आगे बढ़ने लगे, और फिर देखा कि जो फ्यूचर में जिन चीज़ों का उपयोग होगा उस चीज़ को आप आगे करने लगे और उस चीज़ में आगे बढ़ने लगे। सो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ के लिए हम किसी दूसरे से सीख लें, या उसके साथ कोलैबोरेट कर लें, या उसके साथ एग्रीमेंट करके, बिजनेस करके उसको, until and unless we do this, right, we will not realize। जो एक इकोनॉमी में और इस चीज़ में एक बात होती है कि भाई आप कोई भी ड्रीम सेटअप करो तो ड्रीम, गोल, विजन में क्या फ़र्क है? तो ड्रीम वो है कि जिसका रास्ता नहीं होता है करने, विजन वो है जिसमें आपके पास रास्ता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इसलिए विजन रिलाइजेबल होती है, ड्रीम आर नॉट नेसेसरली रिलायबल। हम ड्रीम को विजन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। बहुत ही खूबसूरत बात सर आपने कही। और अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग की बात करें, जैसा आपने कहा कि कोलैबोरेट करने की बहुत ज़रूरत है, तो इंडिया चाइना के जो करंट रिलेशंस हैं, जहाँ पे हमने वहाँ के इन्वेस्टमेंट्स भी लेना बंद कर दिया, उनके साथ काम भी, हमारा ट्रेड भी उस तरह से नहीं है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे कोलैबोरेटिव सिनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो क्या उसके नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं? कैसे आपको लगता है ये कोलैबोरेशन आएगी? देखिए, अजीब स्थिति है, क्योंकि सिचुएशन तो बहुत डिफिकल्ट आप है। नहीं, आप देखिए, आप जो चॉइसेस करते हैं उस चॉइसेस पे आपका पॉलिसी कंट्रोल है, लेकिन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात की कि सोलर का एग्जांपल ही ले लीजिए कि सोलर टेक्नोलॉजी चाइनीज़ के पास है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दुनिया की 10 में से 7 सबसे बड़ी कंपनियां चाइनीज़ हैं आज के दिन। अगर हम देश में सोलर एनर्जी से कि सेल्स, मॉड्यूल्स, वेफर ये बनाना चाहते हैं और सोलर से एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि भाई हम चाइना से जो वहाँ बन रही हैं, चाइनीज़ कंपनी या चाइना में या कहीं और बना रही हैं, उसको इंपोर्ट कर लें। और दूसरा रास्ता ये है कि हम चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उनसे कहें कि आप हमारे देश में आके बनाइए, राइट, और हम खरीद लेंगे, राइट। अब इस दोनों जो चॉइसेस हैं कि इंपोर्ट और कोलैबोरेट, आस्क देम टू इन्वेस्ट, इन दोनों चॉइसेस में अगर आपकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ये है कि भाई
नहीं उनको नहीं आने देंगे। बिजनेस तो यहाँ फैक्ट्री नहीं सेटअप करने देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? यू हैव टू इम्पोर्ट, राइट। अगर आप ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करें कि दोनों में कौन सा ज़्यादा एडवाइजेबल है, तो आप देखिए क्या इंपोर्ट में हम क्या करते हैं। इंपोर्ट में हम इंपोर्ट प्राइसेस दे के ख़त्म कर देते हैं और चीज़ यहाँ आ जाती है, राइट। और पैसे हम देते हैं, इंपोर्ट फुल प्राइस देते हैं, right? और तब चीज़ लेके आते हैं और उसको यहाँ इंस्टॉल करते हैं, राइट। उस टेक्नोलॉजी को जानने वाले सब वो भी हमारे पास लोग नहीं रहते, तो हम उसका पूरी तरह से इम्पोर्टेड चीज़ का पूरी एफिशिएंटली उपयोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो भी आपको नहीं रहता। इन्वेस्ट अगर करने दें आप, तो क्या आपके पास रहता है? इन्वेस्ट करेंगे तो चाइनीज़ आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ लगाएंगे, हिंदुस्तान की ज़मीन में लगाएंगे, हिंदुस्तान के कंट्रोल में लगाएंगे, हमारे लेबर को भी उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वैल्यू एडिशन में भी हमारा हिस्सा होगा और चीज़ें भी हमें रिलेटिवली सस्ती मिलेंगी। तो इकोनॉमिकली मैं इस बात पे किसी से भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि इकोनॉमिकली इट मेक्स मैनी टाइम्स much better sense to ask Chinese companies to come and invest here rather than importing economically. बट अगर आप इमोशंस में हो, आप पॉलिटिक्स में हो कि आपको ये कि नहीं चाइनीज़ को तो वो हमारे दुश्मन है, हमारे यहाँ आके बैठ गया, वो हो गया, ये हो गया, कर दिया, हमारे तो 62 में भी ये कर दिया था, वो कर दिया था, इसलिए हमारी तो नहीं, इनको नहीं आने देंगे। तो फिर ठीक है, आप ले लीजिए, आप इंपोर्ट कर लीजिए एंड ज़्यादा पैसा भी दीजिए और कम कंट्रोल भी रखिए। कम कंट्रोल और कम एफिशिएंसी भी। तो सर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया चाइना में तो जो टसल टेंशन है वो है ही, और अब तो और ज़्यादा आए दिन न्यूज़ पे हम देखते रहते हैं हमारी बॉर्डर्स में यहाँ आ गए, ये हो गया, कोई कह रहा है नहीं आए हैं, बहुत कुछ है। मतलब जो हम बिजनेस ट्रेड फेयर की बात करें उसके अलावा बहुत सारा जियोपॉलिटिकल लैंड को लेके भी बहुत सारा इशू और बहुत सारे इश्यूज हमारे चाइना के साथ हैं। अब अमेरिका की बात करें यहाँ पे, तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को आप कैसे देखते हो? क्योंकि आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो आपको लगता है कि वो ट्रूली एक बेस्ट फ्रेंड है या फिर इंडिया के ट्रू फ्रेंड है? जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स अभी रिसेंटली आई हैं इंडिया को लेकर, कुछ एक्शंस भी उन्होंने जो किए हैं, जैसे डेपोटेशन हुआ, बहुत सारी कंट्री के लोगों का डेपोटेशन वहाँ से हुआ, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया के लोगों को हैंडकफ्स में बांध कर और एक बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में, जिस तरह से फ्लाइट में लोग सफ़र करके आए, खाने के लिए नहीं मिला, वॉशरूम टॉयलेट की सुविधा भी नहीं थी, जिस तरह से लोग आए हैं वहाँ से डिपोर्ट किए गए हैं। क्या अमेरिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया को सेंड कर रहा है? और साथ ही साथ जो अभी एक एक्सपोजिंग इंडियाज इंटेंशंस वाली स्टेटमेंट जो बहुत पॉपुलर हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, कि हमने एक्सपोज किया है कि वो किस तरीके से हमसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, टैरिफ करते हैं, तो हम उनके साथ करेंगे, और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, आपको लगता है इंडिया एंड अमेरिका आर फ्रेंड्स राइट नाउ? आई नो ये कॉन्वर्जेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इसको और भी सुनना चाहते हैं। आपके बस 20 सेकंड यहाँ पे लेना चाहूंगी जस्ट टू रिमाइंड यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जो बातें आपको अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए ताकि मैं इनकरेज रहूँ आपके लिए हर हफ्ते ये द जर्नी विद एन पॉडकास्ट लाने के लिए। और इसी तरह से हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के थ्रू खुद को बेहतर जान पाएं, खुद को बेहतर समझ पाएं। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू टुडेज एपिसोड। ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं। इन पॉलिटिक्स, इन डिप्लोमेसी, ये हमेशा मान के चला जाता है कि दो देशों का कि जो इंटरेस्ट हैं वो परमानेंट होते हैं, फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होते, राइट। सो जहाँ तक चाहे इंडिया चाइना हो, चाहे इंडिया अमेरिका हो, इंडिया यूके हो, यूरोप, इंडिया के ट्रू फ्रेंड्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं क्यों चाइना तो नहीं है। वही मैं कहने कि आप फ्रेंड्स मत ढूंढिए। फ्रेंड्स ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। फ्रेंड आप ये मान के चलते हैं कि जो आपके हित का ध्यान रखता है, राइट। लेकिन अगर दुनिया में जो दो देश हैं उनका मुख्य, किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपना ध्यान कैसे रखे, राइट। अगर उनका अपना ध्यान रखते के माध्यम से वो आपका भी ध्यान उस या आपका भी पर्पस उसे सर्व हो जाता है तो दूसरी बात है, बट वो आपका ध्यान रखने के लिए कभी भी अपना ध्यान अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये हमें
ये ट्रूइज्म है, इसको मान के चलना चाहिए। अभी तो ये इतनी बातें होने लगी कई सालों से, अगर आप देंगे फेड, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट तय करता है, उसका दुनिया पे असर पड़ता है, क्योंकि दुनिया डॉलर के माध्यम से सारा ट्रेड होता है, दुनिया डॉलर की रेट पे दूसरे दुनिया की करेंसीज का अफेक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे लोग बार बार ये कहते थे नहीं वो यूएस फेड हमारा क्यों नहीं ध्यान रखता जब भी पॉलिसी तय करता है। आई वुड ऑलवेज से कि आप ये ढूंढते ही क्यों हो? वाई आर यू आस्किंग दिस? दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देम. If something is in their interest, they'll do it. So, number one, मेरे ख्याल से हमें ये नोशन से बाहर निकल, केवल कहने के लिए अपीयरेंसेस के लिए आप फ्रेंड्स कह सकते हैं तो कह लीजिए। सर मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही बात कर रहा है ना सुबह से लेकर रात तक कि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप का ये फायदा मिलने वाला है, फ्रेंड्स से ये होने वाला है। तो आजकल लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है कि हम फ्रेंड्स ही ढूंढ रहे हैं कि इस फ्रेंडशिप से पता नहीं हमारा कौन से फ्यूचर के गेटवेज अनलॉक हो जाएंगे, और हमारे जो हम जिस गोल की बात करें 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन डॉलर। दूसरी चीज, अगर फ्रेंड्स कौन ढूंढता है, फ्रेंड्स कौन ढूंढता है? मेरे ख्याल से जो कमजोर होता है वो ढूंढता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो नहीं ढूंढता, उसको अपने आप मिल जाते हैं सर। एग्जैक्टली। सो आप जब अगर ये बातें करते हैं कि भाई वो हमारा फ्रेंड है इसलिए हमारा ध्यान रखेगा, मैं उनको जानता हूँ वो मेरा ध्यान रखेगा, तो हम एक्चुअली अपनी कमजोरी अपने आप को कमजोर मानते हैं, राइट। सो ये और दया, अपेक्षा कि वो हमारा ध्यान रख लेगा, फ्रेंड, आई डोंट थिंक इस पचड़े में पड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई आज मिस्टर ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि वो कर रहे हैं जो वो सोचते हैं कि अमेरिका के हित में। वो तो कहता भी है, द मैन ऑल्सो सेज आई वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आई फाइंड दिस बिजार। अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन से अगर आप लेना चाहें तो आज के दिन अमेरिका जितना ग्रेट है उतना ग्रेट कभी भी नहीं रहा। करेक्ट, राइट। सो जो ग्रेट है उसको ग्रेट अगेन कैसे बना सकते हैं? राइट। उनका पॉलिटिकल जो नैरेटिव वो केवल पॉलिटिकल, कई लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी ग्रेट नेशन हो, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवर्सली अफेक्टेड रहते हैं, जो रिलेटिवली कमज़ोर होते हैं, राइट। तो वो उनको अपील करता है कि ये हुआ है पिछले 30-40 साल में कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका से शिफ्ट हो गई। America is not a factory of the world. Somebody else is the factory of the world. But America is enormously resourceful in services and many other things, investment, capital. अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो दुनिया के स्टॉक मार्केट्स का लगभग 60-65% जो है वो अमेरिका के स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है। अमेरिका की जीडीपी 30% से कम है, स्टॉक मार्केट 65% है, 2 गुना से ज़्यादा जीडीपी का। तो ये इंडिकेशन नहीं है कि कितना ग्रेट है ऑलरेडी अमेरिका। सो ये बात पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि भाई साइकोलॉजिकली इफ ही थिंक्स कि ही कैन शो टू द वर्ल्ड और टू अमेरिकन्स एटलीस्ट, फॉरगेट वर्ल्ड, कि आई हैव मेड यू बेटर, बिगर, मोर पावरफुल एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, सो ही विल डू इट फॉर देम। Why are you looking for something कि आपके लिए वो काम करेगा? तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं होना चाहिए अमेरिका से। हमें ये एनालिसिस करनी चाहिए, इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है उसका हम पे क्या फर्क पड़ता है और हम अपने इंटरेस्ट को कैसे वॉच कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैंने कई साल पहले इस विषय पे डील भी किया था जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड के मैटर्स में डील करता था। अमेरिका के साथ एक बड़ा अजीब सा इस मसला पैदा हुआ था, वो आज भी है। अमेरिकन्स चिकन का बहुत कंजम्पशन होता है, बट दे लव चिकन हार्ट, दे डोंट लाइक चिकन लेग्स। तो वहाँ इतना चिकन कटता है, उसका हार्ट वार्ट सब इस्तेमाल हो जाता है, बट जो लेग्स हैं वो वहाँ एक तरह से वेस्ट हैं। इंडिया
ऑन द अदर हैंड इंडिया में टंगड़ी कबाब या इसका बड़ा शौक है. Indians love legs, right? Right. So Americans have been sort of storing and sending that to the South Asia. Pakistan में वो स्थिति है, बांग्लादेश में वो स्थिति है, right? So they want to export this thing to India and others. हम इसलिए नहीं उसको इम्पोर्ट करने दे रहे थे कि भाई इससे होगा तो हमारी जो पोल्ट्री है उस पर बड़ा एडवर्स असर पड़ता है, क्योंकि बड़ी सस्ती चीज़ें वहाँ से आने लग जाएंगी तो हमारी जो पोल्ट्री को जो दाम मिलता है चिकन का उसमें घटोतरी हो जाएगी. क्योंकि जब आप इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. सो वी आर पुटिंग ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कि भाई नहीं करने देंगे, टैरिफ भी नॉन टैरिफ भी उनको नहीं आने देते थे. ठीक है, 2020 में फिर हमने 100% टैरिफ लगा दिया उस पर, कुछ आ जाइए लेकिन 100% टैरिफ महंगा हो जाता है, इसलिए कुछ आने में रोक रहे. अब आज अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको ये कहता है कि इंडिया इज़ ए टैरिफ किंग और एग्रीकल्चर पे हमारे बहुत हैवी टैरिफ है, एवरेज टैरिफ हमारा 40% है, कुछ चीज़ों में तो 100% 150% हमारा टैरिफ है, राइट. अब आपको वो दबाता है और आपसे कहता है कि आप एग्रीकल्चर में टैरिफ कम करिए, राइट. नहीं तो मैं दूसरी चीज़ों में जो आप हमें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टैरिफ बढ़ा दूंगा. यही रेसिप्रोकल टैरिफ की थ्रेड जो है वो यही है, राइट. अब आप ऐसी स्थिति में आपका इंटरेस्ट क्या है? आप ये या तो कि भाई ये मान जाए, नहीं करे इसको, इस पर दबाव ना दे, एग्रीकल्चर में हमारे हाई टैरिफ है बने रहने दें. अच्छा मैं आपसे आपका पेट्रोल ले लूँगा, आपका क्रूड ले लूँगा, आपकी और दूसरी मशीन ले लूँगा, क्योंकि आप अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं. आज के दिन हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 85 से 90 बिलियन डॉलर का साल में एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे 40-45 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं. एक कंट्री है जिसके साथ हम सरप्लस में हैं. बाकी हमारा कुल मिला के मर्केंडाइज ट्रेड में 200-250 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है. चाइना के साथ तो हम 80-85 बिलियन डॉलर के डेफिसिट में हैं, राइट. इतना सरप्लस है, तो इसलिए हमें अमेरिका के साथ ट्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से तो सरप्लस आ रहा है, राइट. अब उसको अगर वो डिस्टर्ब कर देता है बाई सेइंग कि ये टैरिफ कम करिए, नहीं तो मैं आपकी चीज़ों पे टैरिफ लगा के आपको एक्सपोर्ट नॉन कॉम्पिटिटिव बना दूंगा. अगर आपके चीज़ों पे वो टैरिफ लगाने लग गए, आपकी फार्मास्यूटिकल्स पे, आपकी और सारी चीज़ों पे जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका रिलेटिवली एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. सो आप ये इस बात पे डिपेंड करके नहीं चल सकते मेरी नज़र में कि वो हमें तंग नहीं करेगा या हमारी जहाँ सेंसिटिविटीज़ हैं उसको छोड़ देगा. उसके बजाय मेरी तो ये दृढ़ मान्यता ये है कि जो चीज़ इकोनॉमिकली सेंसिबल है वो चीज़ हमें करनी चाहिए. हमें अननेसेसरी ओवर प्रोटेक्ट करके अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए. ये हमने बड़ा अच्छा लेसन 1991 में भी सीखा था. 1991 से पहले हम हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, सुई से सब चीज़ें हम देश में बनाएंगे वही बातें करते थे. और 35-40 साल में हमने देश में ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर, इंपोर्ट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी कंट्रोल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगा. इन सब के कारण से कि 1991 में ये स्थिति आ गई थी कि हमारे पास हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे. उस बड़ी विकट स्थिति में हमने सही लेसन देखे और हमने लिबरलाइज किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स. मनमोहन सिंह जी का एग्जैक्टली. सो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 91 से लेके आज हम उसके 25-35 साल बाद हमारी इकॉनमी उसके मुकाबले बहुत स्ट्रांग है. उसी के हम फ्रूट्स आज तक रीप कर रहे हैं. लेकिन उसमें कुछ एरियाज उस समय भी रह गए थे रिफॉर्म से, जिसमें एग्रीकल्चर एक था. एग्रीकल्चर को हमने एक्सेसिवली ओवर प्रोटेक्ट कर रखा है, राइट. तो इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स देखिए, ऑटोमोबाइल्स की आज के दिन हमारी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई, लेकिन हम दुनिया में इतना ज़्यादा टैरिफ लगा के रखते हैं, 100 से 150% तक टैरिफ हमारा ऑटोमोबाइल्स पे लगता है. सो दुनिया में कोई भी, चाहे अमेरिका हो या दूसरी कोई सा भी देश है,
वो इस चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं पाता है। अगर हम हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ठीक से देख सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये जो अननेसेसरी ओवर प्रोटेक्टिव रेजीम्स हैं इनको आप ख़त्म करिए। ये हमने ओवर प्रोटेक्ट क्यों किया हुआ है सर? और ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन जिसकी बात हो रही है, जैसे आपने कहा 91 से पहले भी सब कुछ हमें अंदर अपने कंट्री में ही बनाना है, और अभी मेक इन इंडिया की वापस से बात हो रही है पिछले 10-12 सालों में, तो फिर कैसे देखते हो आप इन दो चीज़ों को? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर में वोट बहुत ज़्यादा है, राइट। हमने एग्रीकल्चर को, बाय द वे, हम एग्रीकल्चर में आज के दिन बहुत बेहतर सिचुएशन में 50s और 60s में तो हम इंपोर्ट करते थे गेहूं वगैरह, उसके बिना हमारे देश में पर्याप्त खाना नहीं होता था। इसी देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लोगों को कहते थे कि भाई एक ही टाइम खाना खा लो ताकि सबको एक टाइम तो मिल जाए, राइट। और जितना हम PL 480 में और इनमें गेहूं वगैरह इंपोर्ट करके किसी तरह से ज़िंदा रहते थे, इतनी सारी गरीबी, अब वो स्थिति नहीं है। अब आज हम सीरियल्स में गेहूं चावल इन चीज़ों में जितनी हमारी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। हम दुनिया के आज राइस में सबसे बड़े दुनिया में एक्सपोर्टर हैं, राइट। इन सब ये जब स्थिति आ गई तो कहाँ आप उस कमज़ोर स्थिति वाली साइकोलॉजी और जो आप स्ट्रॉन्ग स्थिति वाली साइकोलॉजी में सेम बिहेवियर कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सर, अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया और अमेरिका की, तो जो अमेरिका की तरफ से जिस भी तरह का थ्रेट कह लीजिए या जो भी लैंग्वेज का यूसेज हो रहा है, इंडिया का जो स्टांस है वो भी ऐसा लगता है कि साइलेंट है। इंडिया का कोई जवाब नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी यूक्रेन और US की भी जो बातचीत हुई, जिसमें ओवल ऑफिस के अंदर थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट भी बन गया, उन्होंने जेलेंस्की को कुछ बोल दिया ट्रंप ने, और एक जो ओवरऑल माहौल बना कि एक यूक्रेन जैसा कंट्री भी जो इस टाइम टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका से आने वाली एड पर, और उस वजह से खड़ा है रशिया के सामने जितना भी खड़ा है, राइट। उस कंट्री तक ने जवाब दिया, लेकिन हम एज अ कंट्री कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चाहे वो हमारे इमिग्रेंट्स को बहुत डिसरिस्पेक्टफुली डिपोर्ट कर देना हो अपनी कंट्री से, चाहे फिर वो हमें एक्सपोज कर देने जैसी बातें करना हो, हमारे टैरिफ्स को कॉल आउट करना हो, या जो भी हो, तो हमारे एक बहुत साइलेंट स्टांस दिख रहा है। तो आपको लगता है कि एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, या फिर हम एक्चुअल में, जैसा हमने कहा कि हम दोस्त उसे बोलते हैं जहां हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, क्या हम सच में अवेयर हैं कि हम कमज़ोर हैं? ये अभी मुझे लगता है आई थिंक इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये अनयूजुअल तो मुझे भी लगता है, जो आपने कई सारी चीज़ें कहा कि चाहे जैसे हमारे लोग, अब लोग कहते हैं नेपाल में तो जो भेजे वो तो उनको हैंडकप नहीं किया हुआ था, उनके बेड़ियाँ नहीं लगी हुई थी, हिंदुस्तान में आए उन पे लगी हुई थी, या जैसे बात दूसरी कंट्रीज, मैक्सिकन्स को भेजा, कोलंबिया से भेजा। आई थिंक कई सारे हिंदुस्तान में इससे पेंड फील कर रहे हैं। कई सारे हिंदुस्तानियों में इस बात की उज़्र है कि देखिए हमारे साथ डिग्निटी के साथ बर्ताव नहीं किया गया, जहाँ पे एक तरफ हम अपनी फ्रेंडशिप को इतना दिखा रहे हैं। सो अब ये जब स्थिति आती है तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे इसको रिएक्ट करेंगे। आपने कहा यूक्रेन, जेलेंस्की ने तो बड़ी सभा में बड़ी सभा में कहना शुरू कर दिया है, वो तो ही स्टार्टेड फाइटिंग। चाइना ने तो बुली तक बोल दिया उन्हें कि हम बुलिंग नहीं करेंगे। करेक्ट। सो दूसरे एंड कुछ डिग्निटी के साथ मना कर रहे हैं, कैनेडियंस करेंगे नो क्वेश्चन, राइट। ग्रीनलैंड में जो एंटी ट्रम्प पार्टी थी उसको जिता दिया उन्होंने इलेक्शन में, करेक्ट। सो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक और भी आई थिंक मैक्सिम है दुनिया में और जियोपॉलिटिक्स में, इंटर कंट्री पॉलिटिक्स में, ये हमेशा आई थिंक अपवाद नहीं है। यू कांट प्लीज अ बुली। अगर ट्रम्प इज एक्टिंग एज ए बुली तो आप बुली को अपीज करके या खुश करके अगर आगे नहीं बढ़, बुली को आपकी कमजोर नफ्स का पता चल गया तो वो आपको और दबा दे। करेक्ट। ये तो सर क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक, राइट, एग्जांपल। अब मुझे लग रहा है अभी तक
पिछले अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 50-40 दिन हुए। हाँ, 7-8 हफ्ते, 7-7.5 हफ्ते उनकी प्रेसिडेंटशिप को। प्रधानमंत्री जी जाके भी आए, कोशिश भी की। अभी पीयूष गोयल वहाँ पे साहब गए हुए हैं। राइट। और हिंदुस्तान बड़ा डिस्क्रीटली अभी तक कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी ऑफेंसिव बात नहीं कह रहा है, कोई भी चीज़ पब्लिकली क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं ये नहीं मानता कि जो हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ से दुखी नहीं होगा। इंटरनली एक्चुअली दे मस्ट ऑल्सो बी क्वाइट अनहैप्पी अबाउट इट। चुभी तो होगी बात जरूर। एग्जैक्टली, बिकॉज यू कांट, हम भी सेंसिटिव कम नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के साइड से या चाइना की साइड से कुछ भी ऐसी बात आई तो हमारी सेंसिटिविटी कितनी तेजी से सामने आ जाती, जल्दी हम जवाब देते हैं और हर चांस पर यही हो रहा होता। सो आई वुड से दैट परहैप्स इट्स ए स्ट्रेटेजिक साइलेंस। आई डोंट थिंक हमारे लोग जो हैं वो अभी ये फिगर आउट कर पाएंगे इसको कैसे डील करें। सो दे आर बाइंग टाइम। That is what my sense is. मतलब ये डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। At this moment they are trying to buy time, and they are also aware of what we discussed earlier. कि there are certain weaknesses. हमारा tariff arrangement है, ये एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल्स में, लिकर में, इनमें फार्मास्यूटिकल्स में हमारा tariff arrangement is actually weak. वी कैन डिस्कस ऑन एंड मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ की बात करते हैं उससे मैक्सिको और कनाडा का धेले भर का भी नुकसान नहीं होगा। करेक्ट। जो नुकसान होगा तो वो अमेरिकन का ही होगा। राइट। इसीलिए आपने देखा कि ऑफ ऑन अगेन एक बार किया, फिर एक महीने पोस्टपोन कर दिया, फिर किया, फिर एक महीने दोबारा पोस्टपोन कर दिया, फिर दोबारा पोस्टपोन कर दिया। तो एज ए रिजल्ट I think the Canadians and Mexicans have understood कि ये गीदड़ भभकी है, ये होगा नहीं, क्योंकि होगा तो अमेरिकन से इनको सफर करेंगे। हाँ राइट। और अभी भी अगर आप वहाँ की न्यूज़पेपर्स वगैरह को देखिए, लॉट ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेट्स क्रिटिसाइज हैव आल्सो स्टार्टेड सेइंग कि क्या कर रहे हैं। राइट। अमेरिका में रिसेशन की बातें, रिसेशन आ रहा है। राइट। सो वो ग्लोबल वार्मिंग की तरह दे आर नॉट वीक, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली चाइनीज का मेरा अपना असेसमेंट ये है कि चाइनीज जो एक्सपोर्ट है, चाइना इज अ बिग एक्सपोर्टर टू अमेरिका। राइट। चाइना इज अ बिग एक्सपोर्टर। $600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का चाइना के साथ। राइट। China also import a lot of things which Americans don't want to send to them. For example, chips and semiconductors, they don't want to export to China. Right. But so they put different kind of restrictions. So China is playing the waiting game without getting rattled, right? For two reasons. Number one, I think dependence of Americans on Chinese goods is so high today that even if some additional tariffs are imposed and Chinese don't reduce the price, the Americans will end up buying them and paying for them. So China is not adversely affected. क्योंकि Americans बहुत ज़्यादा dependent हैं China के dependency जो Chinese goods पे है, और दूसरा Chinese goods की substitution by others is also very small. और expensive भी है. अगर अमेरिका के पास ये ऑप्शन हो कि चाइना से जो चीजें हैं उसकी जगह हम किसी दूसरे से ले लें वही चीजें, वो चीज हम बनने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया वांट्स टू टेक दैट पोजीशन लेकिन हो नहीं पा रहा है. वो पिछले टर्म में एक पॉलिसी चलाई थी ट्रम्प के टाइम में ही, चाइना +1, राइट, कि चाइना पे जो है ठीक है लेकिन कम से कम एक कंट्री एक चीज के उत्पादन में और खड़ी कर दो जिससे हम उसको ले पाएं. उसका एडवांटेज हमने बहुत नहीं लिया, उसका एडवांटेज वियतनाम ने ज़्यादा लिया, उसका एडवांटेज और दूसरी कंट्रीज ने लिया, लेकिन इंडिया कुड नॉट टेक मच एडवांटेज. सो अभी तक हम उसके सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाए. क्यों नहीं बन पा रहे सर? हमारे तो अभी आपको चीप लेबर है, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होना ज़रूरी है टू कम्पीट. हम किस चीज़ में कम्पीट करेंगे चाइना के साथ, राइट? सो हम खुद अगर हमारी 80% कंप्यूटर
मशीन्स को इंपोर्ट चाइना से करते हैं, हम 80% सोलर पैनल्स वगैरह का चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हम इसमें एक्सपोर्ट में कम्पीट कर सकते हैं क्या? सो जब हम ही डिपेंडेंट हैं तो हम उससे कम्पीट कैसे करेंगे, राइट? So that is where the problem lies. So I think these two realizations are making Chinese take the whole thing little more coolly. तो बेसिकली कुल मिला जुला के वर्ल्ड में जितने भी इमर्जिंग पावर्स हैं या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश पावर्स हैं, जैसे चाइना का नाम ले या फिर हम आप कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको की बात कर रहे हैं, तो इन सब के पास ऑप्शन है रिटेलिएट कर देने का और ज़्यादा सीरियसली ना लेने का ट्रम्प की बातों को। लेकिन इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? मतलब उनके पास दोनों ऑप्शन की, सभी के पास हो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मैक्सिको, कनाडा फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंडिया जैसे आपने कहा सरप्लस सिर्फ एक ही कंट्री के साथ है, दैट इज अमेरिका। अगर वहां पे भी हम रिटेलिएशन में घुस जाएं या फिर डिप्लोमेसी से हैंडल ना करे सिचुएशन, तो हमारे पास वो रिटेलिएशन ऑप्शन नहीं है। हमारे पास वो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो हमारे पास शायद ऑप्शन हमने पिछले बार के टर्म में, जब आपको ध्यान होगा, ट्रम्प हैड मेड अ बिग इशू ऑफ द मोटरसाइकिल टैरिफ, राइट। सो उसके ऊपर उसने हमारे पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। हमने भी इनकी 25-50 चीज़ों के हिसाब से टैरिफ लगाए, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया था जल्दी, राइट। तो पिछले टर्म में हमने भी रिटेलिएटरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अभी तक वो ऐसा कदम नहीं उठाया कि उस रिटेलिएशन से कुछ मिलना। इस बार तो टैरिफ्स कम कर दिए, जबकि इस बार तो टैरिफ कम किए हैं पिछले बजट में। उसमें कम कर दिए, बॉर्न विस्की में कम किया, उसमें कम किया, कई चीज़ों में कम किया है, राइट, टू सेंड सिग्नल्स कि भाई हम कम कर रहे हैं, हाँ आपके लिए कर रहे हैं, डोंट पुश अस टू मच, लेकिन हम कर रहे हैं, राइट। तो वो मुझे जो आज के दिन लगता है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी अगर अमेरिका के रिस्पेक्ट में है तो किसी कंट्री की, बड़ी कंट्री की, वो हम है। इसीलिए हमारी वीकनेस ज़्यादा, इसीलिए हम उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते या जवाब नहीं दे सकते जिस तरह से चाइना दे रहा है, या फिर कनाडा जैसा देश दे रहा है, या फिर मेक्सिको या यूरोपियन की बात। आपको याद होगा जब ये गलवान वलवान के मसले हुए थे तो हिंदुस्तान में बड़ा एक माहौल बनाया था एंटी चाइनीज। हमने कई सारे उनके एप्स बंद कर दिए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया था, और एक कि भाई हम इनसे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइनीज़ इकोनॉमी को हम बर्बाद कर देंगे, राइट। रिजल्ट क्या हुआ? हमारे इंपोर्ट और बढ़ गए, कम नहीं हुआ, और एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स लेने लगे हम, ठीक है। सो केवल बातें करने से माहौल, आई थिंक दिस रियलाइजेशन कि अगर अमेरिका के खिलाफ भी हमने ऐसा ही कोई माहौल बनाने की कोशिश की तो उससे हमें कुछ और नहीं मिलेगा बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है। तो सर जो माहौल बनाया जाता है, इसको हम स्ट्रेटेजी का पार्ट क्यों नहीं बनाते? ये हवा में क्यों माहौल बनाते रहते हैं कि मतलब रियलिटी कुछ और है, माहौल कुछ और चल रहा है, देश की जनता कुछ और कंफ्यूज्ड है, यूथ को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इवेंचुअली लोग पॉलिटिक्स से कटते जा रहे हैं। जो आप वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात कर रहे थे, वो डिक्लाइन होती जा रही है, तो फायदा किसी का भी नहीं हो रहा है डिल्यूजन वाले माहौल में जीने से। तो ये क्यों माहौल की हवा हम इतनी चलाते हैं और इसमें क्यों हम घूमते रहते हैं? आई थिंक पॉलिटिक्स इज लॉट ऑफ परसेप्शन। So what kind of narratives you build, perception is a better word for mahal, basically. What kind of perception you create, because बहुत सारे लोगों के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि वो हकीकत को देख पाए, राइट। लेकिन सर कॉन्सिक्वेंस तो सफर करने पड़ेंगे, चाहे आप हकीकत को समझें, उसका रिपोर्ट एनालिसिस करें या ना करें, बट कॉन्सिक्वेंस तो सफर करने पड़ेंगे जो इंडिया सफर कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है जो फिर मासेज है ना, जो ज्यादा वोट तो मासेज के पास रहते हैं, और जो अपनी डेली चिंताओं में इतना उलझे रहते हैं कि भाई किसी तरह से इतनी कमा लें कि घर चल जाए, बच्चों को स्कूल में भेज दें, इसी में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उनके पास दूसरा वक्त नहीं होता और चीज़ों का। उससे थोड़ा ऊपर हैं वो, उनके पास पर्याप्त है, अपना घर चला लेते हैं। लेकिन इन सब वर्गों में एक चीज़ आप ये देखते हैं, जैसे ये जो बड़े इंटरनेशनल या देश की पॉलिसी मेकिंग या बजट के इनके मसले होते हैं, इन सब का इंडिविजुअल के लेवल पे प्रभाव आते आते टाइम लगता है, समय भी बहुत लगता है, और वो उसका इफेक्ट इतना डिल्यूट हो जाता है कि वो इंडिविजुअल एसोसिएट नहीं कर पाता, राइट। अब जस्ट एक चीज़ का आप उदाहरण लीजिए। अब ये एक अच्छी पॉलिसी मान लीजिए कि ये सोलर मुफ्त बिजली योजना, राइट। अब
20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, 1 मिलियन लोगों को कनेक्शन इस साल उपलब्ध कराएगी। अब 1 मिलियन 10 लाख हुए, 140 करोड़ की जनसंख्या में 10 लाख, राइट, 1500वां हिस्सा। इतनी बड़ी योजना के बावजूद भी 1500 में से एक आदमी अफेक्ट होता है, राइट। अब वो एक आदमी कौन है? उस पर्टिकुलर आदमी को भी वो जब देखता है कि भाई मेरा क्या हो रहा है, कि मेरे पास ये सोलर आ रही, मुझे इतने पैसे में मिल रहे हैं, इससे मैं जो बिजली खरीदता हूँ उससे उसके बराबर की दाम में मुझे ये मिल जाएगी, तो मेरे लिए ठीक है, वो ले लेता है, राइट। अब 1500 में एक का भी केवल इतना ही अफेक्ट आया, और जो 1500 में से 1499 लोग जो हैं जिन्होंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, उसके लिए तो इंटरेस्टेड ही नहीं उस टॉपिक में, और ऐसे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आप एक एक चीज का इफेक्ट लेते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि एट द इंडिविजुअल लेवल और द हाउस होल्ड लेवल द इम्पैक्ट इज सो इनडायरेक्ट, सो रिमोट, एंड विद सच ए बिग लैग that you can't associate the consequence of any policy decision immediately on you. और वो जो फर्क पैदा करता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो नैरेटिव इमीडिएटली अफेक्ट्स यू। नैरेटिव इमीडिएटली अफेक्ट, चाइना ने हम पे आक्रमण कर दिया, इमीडिएटली अब इमोशंस में, तो इमोशन में आ जाते हैं। वो चूंकि आज के दिन व्हाट्सएप हर एक दुनिया में हर एक के पास है, उसको एक सेकंड में पूरे देश में वो फैल जाता है, एंड ही फील्स कि अरे ये तो मेरे को चोट कर दिया, मेरा गड़बड़ हो रहा है, एंड देन ही स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ सर्टेन। सर, ये जो आपने बहुत क्रूशियल एक तरीके से डाइसेक्ट किया है इस इशू को ना, आई होप जो लोग इसे देख रहे हैं वो यहाँ से इतना भी ले पाएं, नैरेटिव वर्सेस द एक्चुअल रियलिटी, और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है, कैसे डाइल्यूटेड इफेक्ट की वजह से हम लोग उस परसेप्शन में जीते रहते हैं। अगर इतना भी हम अगर ले पाएं इस कॉन्वर्सेशन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग होगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द नैरेटिव्स perception makes immediate impact and influences people's behavior, then their real impact on themselves, that's very, very, very different. And I think politicians understand this. And that is why they focus a lot on narrative and perception than what the individual benefit is going to be like. Because they also know कि हमने भी 1500 में से एक कोई benefit पहुंचा पाना है सब करने के बाद भी, तो let's focus on the narrative building. You can't completely ignore, because उसका इफेक्ट भी आने लगता है। ऐसा नहीं कि उसका इफेक्ट आता नहीं है, उसका स्लोली आता है, लेकिन आता है। अब अगर आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इनकम्स नहीं बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लोगों की जिंदगी खराब होने लगती है। लोग कर्जा लेने लगते हैं, लोग, वही हमें दिख भी रहा है, वो दिख रहा है कि बेसिक चीजों पे स्पेंड नहीं कर पा रहे, एंड देन दे रियलाइज कि मेरी जिंदगी जो है वो तो खराब हो रही है। तो देन दे स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस कि कहाँ कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है, बट अगर उसमें उतना गिरावट ना आए, वो भी जिंदगी थोड़ी बेहतर चलती रहे, तो शायद नैरेटिव जो है वो अपना और ज्यादा चलता रहेगा। So, अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ों का, कभी अकेली नैरेटिव बहुत काम कर देती है, नैरेटिव प्लस रियल बेनिफिट बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। बट मोदी गवर्नमेंट पहले टर्म में इकोनॉमी पे काफ़ी फोकस करती थी, बट सेकंड एंड थर्ड टर्म में इकोनॉमी पे केवल बात होती है, फोकस नहीं। और नॉन इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो हैं, चाहे UCC और लव जिहाद और फलाना टिकड़ा, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों पे औरंगजेब आज के दिन इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन बन गया है। आई एम अमेज्ड एट द काइंड ऑफ कंप्लीट अनप्रोडक्टिव energy waste which we have, which we are doing. So let us focus on people's issues, the real economic issues, rather than these diversionaries, narratives. Productive. The word is narrative, sir. जो नैरेटिव्स की बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि रिलीजन को लेकर, लव जिहाद, रोज रोज नए मुद्दे आते रहते हैं। आजकल औरंगजेब काफी चल रहा है, तो उस पर काफी बात हो रही है। मतलब जिन्होंने मूवी बनाई वो मूवी में कमा रहे हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं वो नैरेटिव में कमा रहे हैं, लेकिन कॉमन जो मैन है उसकी प्रॉब्लम्स और उसके इश्यूज को कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। कितनी भी वर्स्ट स्थिति हो, कुछ लोग तो उस समय में पैसा कमा रहे,
और कुछ लोग उस समय भी इलेक्ट होके आ जाए। सर 100%, तभी तो इनकम जो इनइक्वालिटी का गैप है वो इतना बढ़ता जा रहा है। अगर आप कह रहे हो कि सेकंड थर्ड टर्म में इकोनॉमी पे उतना फोकस नहीं आया, और ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिस भी तरीके से हो रही है, चाहे हम 5 ट्रिलियन के क्लोज जा रहे हैं, चाहे नहीं जा रहे हैं, या स्लो स्पीड से जा रहे हैं, वट एवर द रियलिटी इज, उस रियलिटी को भी साथ में रखते हुए ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है कंट्री में वो आज सबसे ज़्यादा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है। और अभी आई वाज रीडिंग अ सर्वे कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा कुछ भी चीज़ पे खर्चा नहीं कर सकते। मतलब दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द एक्टिव जीडीपी, एक्टिव इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट। तो फिर जब पैसे नहीं कमाएंगे तो खर्चा कैसे करेंगे, जीडीपी कैसे इंप्रूव होगा? बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मुझे लग रहा है जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, उस पर हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एक तो पॉवर्टी और एक इनइक्वालिटी। पॉवर्टी वो स्थिति है जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं हो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए। आपको खाने पीने के लिए भी चीज़ें भी ना हो तो आप बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर हैं, आप बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते, ठीक से घर में भी नहीं रह सकते, तो आप स्टिल आप पुअर हैं, राइट। आप अपनी ये सब चीज़ें ज़रूरत पूरी कर लें तो आप पुअर नहीं हैं, आप मिडिल क्लास हो आगे, ठीक है। दैट इज़ पॉवर्टी, राइट। Poverty is killing. Poverty is bad. Poverty makes a lot of people unproductive. जो हमारी न्यूट्रिशन की स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे इन सब चीज़ों को, दैट्स बिकॉज वी आर पुअर। पॉवर्टी है, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फॉर पीपल्स वेलफेयर। और दूसरा इनइक्वालिटी जो आप कह रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में ये है कि भाई एक जो रिच हैं और गरीब हैं उनके बीच में खाई बढ़ रही है, उनके बीच में गैप बढ़ रहा है, राइट। अब आप ये स्थिति देखिए कि अगर इनइक्वालिटी उनके बीच में हो जो गरीब ना हो, मतलब एक देश ऐसा है जिसमें गरीब कोई नहीं है लेकिन अनइक्वल है, रिच बहुत ज़्यादा रिच हैं और पुअर जो पुअर हैं वो पुअर नहीं है लेकिन अनइक्वल है, राइट। वो स्थिति मेरे हिसाब से खराब नहीं है, राइट। सो इनइक्वालिटी पे हमें इस बात पे पहले ध्यान देना चाहिए कि इनइक्वालिटी का जो लोअर एंड है उसमें पॉवर्टी है नहीं है। हमारे लोअर एंड में पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो हमें पॉवर्टी पे फोकस करना चाहिए। इनइक्वालिटी देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़े, हंटर गैदरर स्टेज में दुनिया में कोई भी पुअर नहीं था, कोई भी रिच नहीं था। सारे लोग अपने जिजीविषा उनकी यही रहती थी कि किसी तरह से मुझे दिन का खाना मिल जाए। मैं कोई जानवर मार लाऊं या कोई कहीं से जंगल से काट लाऊं ताकि मेरे घर का या मेरे आज का खाना हो जाए। एक बार मिले, दो बार वाले अगर छोड़िए, मेरे को खाना मिल जाए, राइट। और हर एक के बराबर थी, हर एक मेहनत करता था, हर एक खाना लाता था। सो वो उस जमाने में कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, राइट। बट उस समय सारे ही पुअर थे, राइट। बट जैसे जैसे आप एग्रीकल्चर में आए, कुछ लोगों के पास लैंड हो गई, कुछ लोगों के पास रिच हो गई, पैलेसेस बन गए, मकान बन गए, बड़े खेत बन गए, कुछ लोग मजदूर हो गए, इनइक्वालिटी आने लगी। और जो लैंडेड था उसके पास पर्याप्त पैसा, वो पुअर नहीं है, लैंडेड नहीं है वो, बट लैंड भी बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते कुछ, तो रिलेटिवली इनइक्वालिटी कम थी, लेकिन पॉवर्टी बहुत थी। इंडस्ट्रियल एज में आते आते पॉवर्टी बहुत घट गई, सब नीचे वाले बेस से आगे बढ़े और पर्याप्त खाने का बेसिक जरूरतें पूरा रीडिफाइन हो गई बेसिकली। एग्जैक्टली। जब सभी ऊपर उठ जाते हैं तो फिर वो चीज़ रीडिफाइन हो जाती है। करेक्ट। तो उस समय आप इनइक्वालिटी की बात करें लेकिन पॉवर्टी नहीं है मेरे ख्याल से। और जो नेचर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का और आज के दिन का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल रिवोल्यूशन का, उसमें कंसंट्रेशन बहुत है। जो कंसंट्रेशन है तो इनइक्वालिटी होगी। अगर आप ऐसी व्यवस्था पैदा कर दें जिसमें कंसंट्रेशन ना हो, वो आज के दिन संभव नहीं। आज अगर प्लेटफॉर्म्स हैं तो प्लेटफॉर्म्स आप हजारों प्लेटफॉर्म्स नहीं बना सकते, राइट। प्लेटफॉर्म की नेसेसिटी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सिंगल पे ला के एफिशिएंसी करेगा, ठीक है। तो सो
I don't think we should be too much worried about inequality. We should be worried about poverty. और सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि अगर इनइक्वालिटी है, और विच इज़ फैक्ट कि हिंदुस्तान में आज का बिलियनर्स हैं, अब हम गिनते हैं कि भाई 5 तो 100 बिलियन वाले लोग हैं इस देश में, ऊपर है 80-90 हज़ार जो हैं वो तकरीबन, हाँ इतने सारे वो जो $10 बिलियन से ऊपर वाले हैं, 7-8 लाख $1 बिलियन से ऊपर हैं, और दूसरी तरफ आपके पास ऐसे हैं जो $1 या $2 पर डे के हिसाब से ऐसे उनकी आमदनी नहीं है, ऐसे भी करीब हमारे पास 10-12% लोग अभी हैं, राइट। तो उसके लिए सरकार के पास एक टूल होता है, सरकार के पास इनकम टैक्स का टूल है, सरकार के पास वेल्थ टैक्स का टूल है। सरकारों को जागरूक होना चाहिए ऐसे में कि जो जिसके पास बहुत ज़्यादा है, चाहे इनकम और चाहे वेल्थ या दोनों। लेकिन सर इंडिया में वेल्थ टैक्स अब तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से हम बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं है ना सर अभी? नहीं है, पर 2015 में ख़त्म कर दिया। तो जब इनइक्वालिटी बढ़ रही है उस समय हम वेल्थ टैक्स हटा रहे हैं। इनइक्वालिटी बढ़ रही है इनकम की, उस समय हम इनकम टैक्स में कंसेशन दे कर रहे हैं। अभी आपने इस बजट में देखा होगा 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे टैक्स ख़त्म कर दिया, इनकम टैक्स, राइट। सो 12 लाख से ज़्यादा आमदनी वाले देश में 2-3 करोड़ लोग ही हैं। तो आप 2-3 करोड़ लोगों को फ़ायदा कर रहे हैं बजाय उनसे टैक्स लेने के, और दूसरे एंड पे हैं उनको कुछ देने के। सो अगर हम ये जो पॉलिसी टूल्स हमारे पास हैं इनइक्वालिटी को कम करने के, उसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो इनइक्वालिटी बढ़ाए, तो हमारे ख्याल से पॉलिसी फ्रेमवर्क गलत। तो आपको लगता है कि इस बजट में क्या गलत है जो आप कह रहे हो 12 लाख को जो दिया है रिबेट, वो नहीं होना चाहिए? वो टैक्स ब्रैकेट में आने चाहिए। 2 चीज़ें की थी इस बजट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस वाले मुद्दे पे। एक तो उन्होंने स्लैब्स रेशनलाइज किए, स्लैब्स बढ़ाए। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक 5%, फिर इस तरह से करते करते 24 लाख रुपए पे जाके आपको 30% टैक्स लगता है। जो पुरानी स्कीम है उसमें 10 लाख रुपए पे ही 30% टैक्स लगता था, राइट। सो 10 लाख रुपए पे 30% टैक्स लगे वो गलत है, लेकिन 24 लाख रुपए तक टैक्स 30% लगे वो ठीक है रिलेटिवली। तो ये रेशनलाइजेशन तो ठीक था मेरे हिसाब से। लेकिन जो दूसरा कदम उठाया, जो पहले 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, अब इसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लगेगा, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत था, राइट। इससे ये अगर सेकंड कदम आप नहीं उठाते तो जो फर्स्ट है उससे भी कुछ रिलीफ मिल जाता लोगों को, that much would have been sufficient, rather than ये डिस्टोर्टिंग किस्म का कदम जिससे आप इनकम इनइक्वालिटी को और देश में बढ़ा रहे। बेसिकली टैक्स पेयर्स की जो नंबर है वो और श्रिंक हो गई। एग्जैक्टली 3 करोड़ लोग टैक्स देते थे, अभी इस साल अगर आप लगाएंगे 24-25 के साल का, तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग मैक्सिमम टैक्स देंगे इस बार, राइट। और अगले साल जब इस पे नई व्यवस्था में आ जाएगी तो 1-1.5 करोड़ और निकल जाएंगे आप। 150 करोड़ या 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं 1%, तो ये हम इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं या इनइक्वालिटी को कम कर रहे हैं? पहले हम 2-2.5% लोग टैक्स देते थे, अब 1% तक आ जाएगा। ये भी अगर आप इसको देखें तो 2019 में 19-20 के बजट में पहली बार इसको बढ़ा के 5 लाख किया था। उससे पहले देश में 7 करोड़ लोग टैक्स देते थे, जब 2 लाख 2.5 लाख हुआ करता था। एग्जैक्टली उस समय 7 करोड़ लोग टैक्स देते थे, फिर 5 लाख किया, 5 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे, फिर 7 लाख कर दिया, उससे घट के 3 करोड़ रह गए, अब 3 करोड़ से घट के 1.5 करोड़ रह गए। सो हम किस दिशा में जा रहे हैं? वही सब्सिडी की जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि रादर देन सब्सिडाइजिंग एवरीथिंग, राइट, ग्रोथ प्लान पे फोकस करें तो वो एक बेटर अप्रोच होगा। करेक्ट। तो आप सही इन्वेस्टमेंट करिए, लोगों के हाथ में छोड़िए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसी पॉलिसीज़ नहीं करिए जिससे रिच जो है वो रिचर ही बनता चला जाए और इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़े। अब आपके पास, सरकार के पास रिसोर्स कम आएगा तो सरकार जो गरीब एंड में उस पर खर्च भी नहीं कर पाएगी,
रिलेटिवली उतना कम खर्च करेगी. सो ये इट हिट्स यू ऑन बोथ हैंड्स. तो आपको लगता है कि वेल्थ टैक्स को भी वापस आना चाहिए? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें लाना चाहिए. आज के दिन वेल्थ टैक्स दो ही चीज़ों से आता है. देखिए मुख्य रूप से एक तो आपके रियल एस्टेट, तो जिसके पास इतना बड़ा बड़ा मकान है वो टैक्स दे, और दूसरा आपके जो ये शेयर में इन्वेस्टमेंट या जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर, चाहे आपके डेट बहुत ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन पे आपका, तो जिसके पास बहुत ज़्यादा एक सीमा, जिसको भी आप डिफाइन करें, एक सीमा से ज़्यादा इन चीज़ की, इस तरह की वेल्थ, ये बाकी डेवलप्ड नेशंस में तो होता है सर, धीरे धीरे सभी जगह होना शुरू हो गया है. आज नॉर्डिक्स में शुरू कर दिया है. और क्योंकि दुनिया में वेल्थ बहुत इकट्ठी हुई है पिछले साल में, पहले नहीं थी तो आप वेल्थ टैक्स नहीं लगाते थे, समझ में आता था. जिस समय नहीं ज़्यादा वेल्थ थी उस समय वेल्थ टैक्स लगता था देश में. अब जो वेल्थ इतनी बढ़ रही है कुछ लोगों कॉन्सेंट्रेट हो रही है, और कॉन्सेंट्रेट हो रही है तो वेल्थ टैक्स हट जाता है. वेरी पर्निशियस पॉलिसीज. तो ये पॉलिसीज में आपको लगता है मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है? एब्सोल्युटली. सर, हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे. हमने चाइना पे काफ़ी बात की, हमने अमेरिकन जो करंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है उसके भी बारे में कुछ बात की. हम रशिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाए. तो रशिया यूक्रेन जो कि पिछले 3 साल से जो वॉर चल रहा है, फरवरी 2025 ना, हाँ, तो 3 साल पूरे हो गए हैं वॉर चल रहा है. बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत कुछ हुआ है. अमेरिकन एड जो यूक्रेन को मिलता था, जिसकी वजह से यूक्रेन की एक स्टैंडिंग थी इस वॉर में, और एक स्टैंड भी था, लेकिन हमने देखा अभी ओवल ऑफिस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो बात हुई, जो कि बड़ा ही पहले ऐसा कभी देखा नहीं. पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और स्पेशली इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह का माहौल कभी देखा नहीं, जिस तरह से ट्रंप ने उनको थ्रेटन भी किया, और उन्होंने भी नहीं, वैंस ने भी, जेडी वैंस ने भी थ्रेटन किया, और बहुत सारी तरीके से रेपुटेशन को डिसआर्म करने की कोशिश की, और बहुत बहुत कुछ उस कॉन्वर्जेशन में हुआ. तो इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट में अभी रशिया इज ऑल्सो अ बिग पावर, राइट, एंड अमेरिका भी है. तो क्या आपको लगता है कि बिकॉज यूक्रेन का जो स्टैंड रहा उसकी वजह से अब अमेरिका और रशिया और क्लोज आ गए हैं? बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज में पढ़ रही थी कि आपने भी पढ़ी होगी कि ट्रंप इज अ रशियन एजेंट, उनका नाम क्रासनोव है, और वो पहले रशिया आए थे तो उन्होंने बिजनेस ऐसे इस्टेब्लिश किया था, वहाँ से उनके सीड्स हैं, और बहुत सारी बातें हो रही थी. तो अमेरिका और रशिया के आज की डेट में क्या डायनेमिक्स हैं, और ये पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, मैं जैसे देखता हूँ, जितनी मेरी सीमित इस चीज़ में समझ है, दोनों जो ये कंट्रीज़ हैं, रशिया और यूक्रेन, ये दोनों नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं. इनके पास बहुत सारा मेटल्स है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गेहूं है, मतलब रिसोर्स दोनों, अच्छी ज़मीन है, अच्छा ये तो रिसोर्स, और नीचे ज़मीन के नीचे रिसोर्सेज बहुत हैं. दोनों के दोनों रिसोर्स रिच है. गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, यू नेम एनीथिंग व्हिच, एंड दे आर वेरी रिच. इनके सारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी लिटरली कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. मैन्युफैक्चर अब इनका रिलेटिवली बहुत कम है. किसी ज़माने में ये आर्म्स में कुछ हुआ करते थे, अब आर्म्स में भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नहीं बड़े हैं. तो इनके रिसोर्सेज पे इन दोनों के आपस में भी झगड़ा इस बात का है कि क्योंकि रिसोर्स ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो ज़मीन का कंट्रोल आपके पास है तो रिसोर्स भी आपके पास है. बहुत सारी कंट्रीज़ आजकल जैसे जापान वगैरह, वो रिसोर्स डिपेंडेंट नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग नेशंस हैं उसमें. तो इनके लिए ज़मीन पे कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों देशों के लिए, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स वगैरह भी और अपनी आमदनी भी. मुझे लगता है इनका जो रूट कॉज है वॉर का वो यही है. दूसरा, एक जो भी लैंडेड रिसोर्स रिच कंट्रीज़ होते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनके जो कंट्रोलर्स हैं, वो भी उसी माइंड के हो जाते हैं. इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज़ ए डिफरेंट, रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. आपने देखा होगा जो जमींदार हैं उनकी एक मनोवृत्ति अलग होती है बजाय एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मनोवृत्ति. ठीक, एक ट्रेड करने का, बिजनेस करने का तरीका भी अलग होता है, राइट. और वो इस तरह की मालिक, सेवक, ये दैट काइंड ऑफ माइंडसेट आल्सो इज देयर.
सो इनके बीच में जो झगड़ा हो रहा है 2013 में या 12 में, रशिया ने एक छोटा एक हिस्सा यूक्रेन का कब्जे में ले लिया था, वो चल रहा था, और यूक्रेन ने दे भी दिया था कि चलो ठीक है। वो तो उसे तो दे गॉट रिकंसाइल्ड कि भाई ये तो ठीक है चल रहा है। फिर उसके बाद ये जो 2022 में फिर अटैक करके पूरा यूक्रेन ले लेंगे या आधा यूक्रेन ले लेंगे, और यूक्रेन वाले दूसरी तरफ जाके कि भाई हमें नाटो में शामिल कर लो ताकि हम इससे अपनी ज़मीन बचा पाएँ, इसके साथ झगड़ा ना हो, ऐसी। सो आई थिंक दैट वाज द बेसिक रीज़न ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन देम। और दोनों ही एक तरह से डिक्टेटर्स हैं, डेमोक्रेसी वहाँ है नहीं उस किस्म का, चाहे अब इसको ले लीजिए चाहे उसको ले लीजिए। अब जब ये आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास ट्रम्प जैसा व्यक्ति आ जाए, आप कह रही थी कि ये ऐसा आपने नहीं देखा सुना नहीं, तो आपने ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट भी कभी नहीं देखा होगा। सो करेक्ट, उसकी उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अलग है, उसका अप्रोच बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका अलग है। सो ही विल जनरेट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियोज, आउटकम्स, राइट। वो भी अगर आप देखें तो वो जेलेंस्की वहाँ क्यों आए थे? जेलेंस्की इसलिए आए थे कि अमेरिकन चाहते थे कि भाई आपके मिनरल्स पे आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लीजिए, 500 बिलियन या 50%, इतना बिलियन का आप मिनरल्स पे हमें कंट्रोल दे दीजिए, राइट। दे ऑल्सो वॉन्टेड रिसोर्सेज, राइट। नाउ अब रिसोर्स की लड़ाई है, अगर एक जो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन, रशिया से डिफेंड करने की, वो इनको दे दे और बदले में कुछ ना मिले, तो फिर जैसे ही जमींदार का झगड़ा शुरू होता है वैसे वहाँ शुरू हो गया। दैट इज तो वो डिप्लोमेट्स नहीं थे, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टेज के लोग नहीं हैं, वो दे आर बेसिकली, सो दैट स्टार्टेड। सो व्हाट आई सी इज दिस के if Trump is actually after the mineral resources of Ukraine, he, I think, doesn't bother. रशिया जिंदा रहता है, वो कभी काम करते थे नहीं करते, I think those are irrelevant. आज के दिन what he perceives as his interest or America's interest, if he gets that, whichever way, अब आपने देखा ये इनका शुरू हुआ है एक नेगोशिएशन, सऊदी अरेबिया में मीटिंग बुला रहे हैं तीनों की। एक मीटिंग अभी पहले भी हुई थी, एक मीटिंग पहले जिसमें बुलाया नहीं था, जिसमें बुलाया नहीं था, लेकिन अब बुला रहे हैं। अब नाउ ही इज ऑन द टेबल, ही हैज आल्सो डिक्लेयर्ड कि सीज फायर भी हम 30 दिन तक, बट रशियंस आर नॉट डूइंग इट। सो इफ रशियंस बिहेव इन दिस सेम वे, ट्रम्प माइट टर्न अगेंस्ट रशिया, यू नेवर नो। कि देखिए मैं बुला रहा हूँ, इनके बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जेलेंस्की तो फिर भी 30 दिन के लिए सीज फायर कर रहा है और रशिया नहीं कर रहा। रशिया वुड हैव ए वेरी डिफिकल्ट चॉइस कि वो अमेरिका कहने से सीज फायर करेगा क्या? देन ही विल बी सीन। 3 साल से ऑप्शन था, तब तो किया नहीं, राइट। सो दीज आर डिफिकल्ट सिचुएशंस बट व्हिच हैव वेरी वेरी बेस लेवल ऑफ सिचुएशन का सर इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? I don't think India, as far as these three, this conflict is concerned, India is anywhere close to, as far as Ukraine, Russia is concerned, I don't think we have any major consequences. उसका एक consequence पहले हुआ था, Europe had started, they had stopped gas imports from Russia, oil लेना बंद कर दिया था, Russian oil became surplus, Russia had to sell the oil. We seized the opportunity, we started buying cheaper oil. तो उस समय वो अपॉर्चुनिटी आई, अब तो वो भी खत्म हो गई। अब रशियन ऑयल इज नो लॉन्गर दैट चीप। सो डिफेंस में हमारी इनके ऊपर एक डिपेंडेंस हुआ करती थी, बट धीरे धीरे वी आर डाइवर्सिफाइंग, बहुत सारी चीज़ें अब वो ख़त्म हो रही हैं। सो आई डोंट थिंक वी हैव वेरी सीरियस इंटरेस्ट विद आइदर यूक्रेन और रशिया। आई डोंट थिंक वी शुड बी टू मच वरीड अबाउट। सर, हमने इस एपिसोड में डिटेल्ड तरीके से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश की, हमने कंट्रीज़ को समझने की कोशिश की, उनके एजेंडा, उनके नैरेटिव्स, उनकी पॉलिटिक्स, उनके लीडर का माइंडसेट समझने की कोशिश की। अब इंडिया पे थोड़ा फोकस करते हैं लास्ट के कुछ मिनट्स में। इंडिया के जो लीडर हैं, आपके उनके लीडरशिप के बारे में क्या ख्याल है, और आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले 5 साल किस तरह से इवॉल्व होने वाले हैं?
तो मैं ये जो हमारी जो लीडरशिप है, आप मोदी 1.0 कह दीजिए, मोदी 2.0, मोदी 3.0 ना, और आज के दिन चल रहा है जो मोदी 3.0, अंदर 5-5 साल के 3 टर्म। तो जो पहला टर्म था उसमें इकोनॉमी पे बहुत फोकस था, और जो नॉन इकोनॉमिक सब्जेक्ट थे वो बैक बर्नर पे थे। चाहे यूसीसी हो, राम मंदिर हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, ये सब्जेक्ट जो थे वो फर्स्ट टर्म में आप अगर देखेंगे तो नहीं आए थे। फर्स्ट टर्म में इकोनॉमी पे काफ़ी जीएसटी आई, ये आपका इंसॉल्वेंसी हुआ, डिमोनेटाइजेशन जैसा मिसएडवेंचर भी हुआ। तो वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स पे काफ़ी इंटरेस्ट था, और उस समय इकोनॉमी में रिलेटिवली काम भी काफ़ी हुआ, राइट। बट मेरी समझ के हिसाब से जो पहले टर्म के अंत में आते आते शायद सरकार को ये एहसास होने लगा कि इकोनॉमी में बहुत कुछ हो नहीं रहा है, और थोड़ा सा माहौल बदल रहा है। पॉलिटिक्स भी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं मिलेंगे, और फिर दूसरी दिशा पे फोकस शुरू हुआ। वो बालाकोट हुआ, और भी चीज़ें हुई जिसके कारण से फोकस, और संभवतः ऐसा एहसास रहा होगा सरकार का, क्योंकि जब दूसरा टर्म शुरुआत में सरकार में था, और मुझे ये लगता था कि अब इतनी और बेहतर मेजॉरिटी के साथ आके आप अब इकोनॉमिक जो टफ इकोनॉमिक एजेंडा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। बट बहुत जल्दी इकोनॉमिक एजेंडा की जगह आप पॉपुलिस्ट एजेंडा शुरू कर दिए। ये पीएम किसान हुआ, ये आपका जो 50 करोड़ लोगों के लिए ये पीएम यो मानधन योजना, जिसमें आप कॉन्ट्रीब्यूटरी और कई सारी चीज़ें, जनधन तो पहले हो गया था। सो ये सब चीज़ें जो वो शुरू हुई, जो पॉपुलिस्ट नज़र की हैं बजाय हार्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और साथ में नॉन इकोनॉमिक चीज़ें बहुत सारी शुरू हो गई। राम मंदिर का जजमेंट भी आ गया, JNK भी हो गया, कुछ स्टेट्स में ये लव जिहाद, और कुछ स्टेट में और तरह की चीज़ें, UCC, इन चीज़ों में बातचीत होने लगी। कंट्री का जो एजेंडा है वो शिफ्ट होने लगा। सो दूसरे टर्म में आप अगर देखें तो पहले टर्म में लोगों के हिसाब से भी बहुत सारी बेनिफिट की स्कीम्स हुआ करती थी। चाहे आप स्वच्छ भारत अभियान ले लीजिए, हाउसिंग स्कीम ले लीजिए, ये आयुष्मान भारत ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को वास्तव में डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। गैस, ये वाले उज्ज्वला ले लीजिए, कई सारी स्कीम्स है, बिजली की स्कीम, जिससे लोगों को वास्तव में काफ़ी फ़ायदा। तो दूसरे टर्म में आते आते ये स्कीम्स कम होती चली गई। केवल एक ही बड़ी स्कीम दूसरे टर्म में शुरू हुई, जल जीवन मिशन, और वो भी बहुत अच्छी गति से शुरू नहीं हुई। चलिए काफ़ी हुआ काम उसमें, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसमें काम नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था, और जो एक सैचुरेशन के मनोवृत्ति के साथ सरकार ने काम किया था पहली टर्म में, दूसरे टर्म में उतना नज़र नहीं आया होगा। और ये दूसरा जो एजेंडा है, नॉन इकोनॉमिक पॉपुलिस्ट डिवाइसिव किस्म का एजेंडा, वो ज़्यादा सामने आ रहा है। तीसरे टर्म में आते आते इस बार मेजॉरिटी भी नहीं रही, थोड़ी डिपेंडेंस भी अपोजिशन पे ज़्यादा है। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो तो बहुत ही पिछड़ गया आज के, और ज़्यादा पिछड़ गया, और भी पिछड़ गया, सेकेंड टर्म से भी ज़्यादा। उस पर तो बातें ज़्यादा हैं, केवल नैरेटिव और एम्प्टी नैरेटिव ज़्यादा है बजाय एनीथिंग। अब लोग 5 साल से सरकार कह रही भाई इससे बढ़िया टाइम नहीं, हिंदुस्तान में आके इन्वेस्ट करिए, लेकिन FDI भी आनी कम हो गई, स्टार्टअप्स का भी अब थोड़ा उल्टा काम शुरू हो गया, और मतलब कम ग्रोथ हो रही है। DDIs का भी सर बुरा हाल है, इसी तरह FDI तो चाहिए है। एग्जैक्टली। अब स्टॉक मार्केट में जो डोमेस्टिक लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी अब थोड़ा सा रुकने लगा है। तो वो जो नैरेटिव जो थोड़ी सी खोखली थी वो
नैरेटिव के कॉन्सिक्वेंस आप इकोनॉमिक फील्ड में नजर, सेकंड टर्म में ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम थे। पर सर ये नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये डायरेक्ट इंडिविजुअल को कब पता चलेंगे और कब दिखाई देने लगेंगे? क्या ऑलरेडी दिख रहे हैं, या ये सिर्फ ये पढ़े लिखे जो वो 8-10% में आते हैं उन लोगों की कहानी है और बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अब तक? 85-90% लोगों को स्टॉक मार्केट्स में या कंट्री की ग्रोथ या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या कोई थर्ड interest नहीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। दैट इज द फैक्ट। दैट्स अ फैक्ट। उनको इंटरेस्ट है 2-3 चीज़ों में कि भाई मेरी वेजेस में, मेरी सैलरी में कोई बढ़ोतरी है क्या। दूसरा, उनमें से जो और थोड़े बेहतर हालत में वो स्टॉक मार्केट में किसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। और तीसरी कि भाई जो चीज़ें हैं उसके दाम क्या हैं, इन्फ्लेशन कैसा है, वो चीज़ जो मैं कल ख़रीदता था वो 10 रुपए की आज 12 रुपए में बिक रही है क्या, और ज़्यादा महंगाई। तो ज़्यादातर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लोगों का तो ये कंसिडरेशंस होता है। बाकी बड़े बड़े मुद्दों में उनका एक्सेप्ट द नैरेटिव पीपल जो जिनको अपील करती है 10% गिन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10% लोग, उनके अलावा बाकी लोगों को इंटरेस्ट। तो जब आपकी ये तीनों चीज़ों पे असर उल्टा पड़ने लगता है तो वो जो बाकी जो जनता है 80-90% वो भी फिर फील करने लगती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो सर लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ ही गया, जो आप 3 फैक्टर्स की बात कर रहे हो, सब तो दिख ही रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। अब आप अगर आंकड़े भी देखेंगे तो सरकार के ही आंकड़े आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बार जो कि कंजर्वेटिव आंकड़े हैं, जो कि वो ये बता रहे हैं कि रियल वेजेस जो है वो पिछले 6 साल में कम हो गई है रियल वेजेस। कुछ वर्ग की जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी तो नॉमिनल वेजेस भी कम हो गई 6 साल में, राइट। सो आई थिंक इट्स हर्टिंग देम। और जो लोग अभी स्टॉक मार्केट्स में पैसे कमा के फील कर रहे थे कि भाई इकोनॉमी कैसे भी हो हमारे तो पैसे बन गए, राइट, अब उनका भी नुकसान होना शुरू हो रहा है। 6 महीने हो गए अब तो सर, 6 महीने हो गए तो उनको भी ये महसूस होने लगा कि भाई कुछ ना कुछ। तो अगर रियल ग्रोथ, रियल स्टोरी एक समय आता है जब वो फिर सामने आने लगती है, इवन फॉर कॉमन मैन। सर जो कॉमन मैन है, जो इसके रियल प्रॉब्लम्स जो है जो सामने आने लगी हैं अब, ये इनको गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट में रिफॉर्म चाहिए, उससे कब एसोसिएट कर पाएगा? देखो, गवर्नमेंट के दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। एक तो कोई आप ऑल्टरनेटिव नैरेटिव और ले आइए जिससे, मतलब सर मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि जो तीनों तरह के आपने बताए इश्यूज जो एक कॉमन मैन को इम्पैक्ट करते हैं और दिखने लगे हैं, मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है, जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी सफरिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज और जो जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से, इन डिसीजन से कितना आ रही है, ये मुझे कब समझ में आएगा? क्योंकि अभी करंटली ऐसा लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट डाउन है तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ शिफ्ट हो रहे हैं उनकी बात है, इन्फ्लेशन है तो कुछ और तरीकों से उसको दिखाया जाता है कि इस चीज़ की बात है। बट कब ये समझ में आएगा कि डायरेक्ट जो 2 कंट्रीज के बीच में या पूरी जियोपॉलिटिक्स में जो रिलेशंस होते हैं उनका कैसे इम्पैक्ट होता है, ताकि जो लोग हैं उनमें ये थोड़ी अवेयरनेस बढ़े और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी बढ़े किसी भी तरीके से। मेरा मान्यता ये है कि इसके लिए भी आपको ये जो 2 वर्गों के दृष्टिकोण से देखना होगा। एक तो 8-10% जो फिर भी इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब बड़े खेल की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, तो बड़ा खेल तो एक तो ये रहेगा। और दूसरा 80-90% आई थिंक जो लोअर कॉमन क्लास है उसको ये पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, ये मेरे ख्याल से कभी समझ नहीं आता। बड़े खेल का इम्पैक्ट उनको नहीं समझ में आएगा। बस जब ये एहसास होने लगता है कि ये मेरी हालत कमज़ोर हो रही है तो वो फिर गवर्नमेंट को वोट आउट करता है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है कि ही और शी थिंक्स कि ये मेरी हालत का जिम्मेवार केवल गवर्नमेंट है। उसको लार्जर इकोसिस्टम से, लार्जर जियोपॉलिटिकल सिस्टम से उसकी एनालिटिकल करके एसोसिएट करना ना तो उसको ज़रूरत महसूस होती है और ना उसके पास इतनी वेरविदाल है या साधन है कि वो उस चीज़ को और अगर मान लीजिए कर भी ले तो भी उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका तो वही है। उसके लिए तो जो सामने गवर्नमेंट है वही सभी चीज़ के लिए जिम्मेवार है, दैट इज। और जो 8-10% लोग हैं वो जब इस चीज़ को समझने लगते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, वो देखते हैं, वो उनके पास रिसोर्स भी है,
इंटेलिजेंस भी है, साधन भी है. एंड देन इफ दे स्टार्ट कंक्लूडिंग दैट दिस इज बिकॉज of the ineptness of the government or the otherwise, then they turn against the government. But that is a very long path. At that stage, there are a lot of counter revolutions also which happens. बहुत सारे लोग काउंटर नैरेटिव कि ये हमारे कारण से नहीं है, औरंगजेब के कारण से हो रहा है, या नेहरू के कारण से हो रहा है, या किसी अपोजिशन के कारण से हो रहा है. एंड इफ दे आर एबल टू सेल दिस कि आप की हालत खराब है, आप बीमार हैं, आप कमज़ोर हैं, आपकी हालत खराब हो रही है, बट ये किसी और के कारण से नहीं, हमारे कारण से नहीं है. सो दे मे स्टिल पॉलिटिकली सक्सीड डिस्पाइट मिजरी, डिस्पाइट द सफरिंग ऑफ द कॉमन मैन. तो आई होप कि इस एपिसोड से, क्योंकि हमने बहुत सारी लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर की चीज़ों के बारे में बात की, हमने कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को समझा, कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की, हमने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश की, हमने उनकी पोजीशनिंग के साथ इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, ग्लोबल सुपर पावर का जो एक नोशन है उसको भी डिकोड करने की कोशिश की. एंड आई थिंक आपने बहुत ही ऑथेंटिसिटी और ईमानदारी के साथ जो अपने खुले विचार रखने थे वो रखे विदाउट एनी फिल्टर्स. एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट, क्योंकि पर्टिकुलरली जब गवर्नमेंट स्पेस में आप कोई भी कॉन्वर्जेशन करते हैं वहाँ पे मैं थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए भी कम रखती हूँ कि मुझे लगता है वो डायलॉग बैलेंस नहीं हो पाता है, मतलब वन साइडेड कॉन्वर्जेशन ज़्यादा होती है. लेकिन आपने कॉमन मैन की भी काफ़ी बात की, और किस तरीके से कॉमन मैन के लिए ये एपिसोड ट्रांसलेट हो रहा है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक हम डेंट इन द वॉल जो कहते हैं छोटा सा, वो क्रिएट कर पाए उस कॉन्वर्जेशन से. मेरा प्रयास ये रहता है शोभा जी कि ईमानदारी से जो मैं देखता हूँ उसको मैं एक्सप्रेस करूँ. मैं अपनी किताबों में भी वही लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने ओपिनियन पीसेज में भी वो. सर आई रियली होप कि जो आपकी ये लाइफ वैल्यूज़ हैं, जो आपकी हमने बहुत ज़्यादा उस बारे में बात नहीं की, और मैं थोड़ा बहुत उसको भी टच अपॉन कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी पर्सनल जो एक थिंकिंग मेथडोलॉजी है, जो एक वर्ल्ड व्यू बनाने का तरीका है, और एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को भी देखने का तरीका, और एक बड़ी पावर के सामने अपनी बात रखने का तरीका, आई थिंक वहाँ से बहुत कुछ जो यंगस्टर्स इस एपिसोड को देख रहे हैं, इनफैक्ट यंगस्टर्स की भी मैं क्या बात कहूँ, हमारी आपकी एज तक आते आते लोग भी नहीं कर पाते हैं अपने आप को उस तरीके से एक्सप्रेस. आई होप वो ये यहाँ से सीख के जाएं. जाते जाते एक आखिरी सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ वो है उनकी सफलता की परिभाषा. आपने इतने साल सरकार में काम किया, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे वर्ल्ड बैंक के, आपने दुनिया को बहुत पर्सपेक्टिव से देखा है, आप सफलता को कैसे समझते हैं? मैं सफलता के मेरे आयाम ये है कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं स्वस्थ हूँ, और क्या मैं पर्याप्त रूप से समृद्ध हूँ. और पर्याप्त रूप से समृद्ध होने का क्या मतलब है? क्योंकि इसमें समृद्धि में वैल्यू जजमेंट आता है. कई लोग 100 करोड़ से भी संतुष्ट नहीं हो पाते. करेक्ट. मेरे हिसाब से पर्याप्त वो है कि जिससे मेरी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट है या नहीं. सो दैट इज़ पर्याप्त समृद्धि. सो अगर ये तीन चीज़ें, मैं जो भी कुछ करूं, आप जो भी कुछ करें, या कोई अगर ये तीन चीज़ें हम जिंदगी में हासिल कर लेते हैं, टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी. आपने इतने सालों सरकारों के साथ काम किया, इतना लंबा आपने करियर एज एन इकोनॉमी एक्सपर्ट देखा, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे इंडिया के. बहुत सारे आपने अपनी लाइफ के ऑब्जर्वेशंस हमारे साथ आज इस एपिसोड में शेयर किए. एंड आई एम श्योर कि इससे जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं उनकी ज़रूर कुछ तो रेज होगी, कुछ तो समझ में भी आएगा ये पूरा जो खेल चल रहा है वो है क्या. और एक क्यूरियोसिटी स्पार्क करना मेरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम किसी तरह से किसी को थोड़ा सा झंझोड़ पाएं और जिज्ञासा पैदा कर पाएं उसके अंदर, कि वो जानने के लिए इंटरेस्टेड तो हो, चाहे हमसे ना जाने, हमारा पॉडकास्ट देखे ना देखे, एटलीस्ट उस टॉपिक को लेके ओपन तो हो. आई थिंक वो हमने थोड़ी सी शुरुआत और कोशिश यहाँ पे की है. आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट सर. थैंक यू वेरी मच शोभा जी. आई एंजॉयड, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज very probing, good in the good sense, and the conversation you created was fabulous. Sir, in front of a stalwart like you, I have no experience. बहुत limited understanding में रखती हूँ politics की, economy की. उस हिसाब से I hope मैं कुछ ठीक ठाक से सवाल आपके सामने कर पाई हूँ, और I hope
Thank you, sir. I will read your books now more. And we'll have another. Thank you so much, sir. Thank you again. Thank you for watching today's episode. I'm sure इस एपिसोड ने आपका बहुत ज़्यादा माइंडसेट ओपन किया होगा टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, इकोनॉमी, जो भारी भरकम वर्ड्स हैं उनको लेकर। आज के इस एपिसोड में आपने क्या सीखा, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड सर्कल्स में। आई नो यूथ का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है पॉलिटिक्स से, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई होप इस एपिसोड ने आपको ये समझाया हो कि बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एपिसोड को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जर्नी विद इन पॉडकास्ट।